348 मार्क्स थे, दूसरे एग्ज़ाम में मेरे 407 मार्क्स थे और तीसरे एग्ज़ाम में मेरे 403 मार्क्स थे। और मैं अभी करंटली बीएससी फाइनल ईयर में हूँ और मैं अभी नेक्स्ट सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और हमारा रक्षा परीक्षा नाम से एक इंस्टीट्यूट है, उसके Okay, लिए हम hello everyone. My name is Rupak Kumar Soni, and I'm also the part of Raksha Pariksha. And I also given ND examination thrice, and I also cleared 3 times. And the score of mine in my first attempt was 366 marks only. But I analyzed it, and later on I scored 437 marks, and then 440 marks approx. And currently I am in BSc second year, and also I want to join Indian Army, so I'm focusing on my other examinations like CDS, and apart from that, I'm also focusing on my some other goals. Thank you, all of you. Hello everyone, this is Pradeep Kumar. I have cleared the NDA written exam 3 times. Other than that, I have also cleared the CDS written exam, and I have also cleared the Air Force written exam for both Group X and Group Y. As far as my present education is concerned, I'm pursuing my graduation from Delhi University. Okay, good evening everyone. My name is Anurag Pratap Singh. I have qualified the NDA examination twice. In my first attempt, I was obtaining 470 marks, and in my second attempt, I was getting 570 marks. So currently, I am pursuing my graduation second year, and I plans to pursue the post graduation from JNU with Hindi literature, and it's going to my optional subject in UPSC IAS, and I am preparing for the UPSC IAS examination. Strategy ये आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कि लास्ट 10 डेज़ में जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उनको उनके साथ में क्या करना चाहिए या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं जो आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को? Dhruv, first of all, thank you so much for giving me this opportunity. And according to me, in the last 10 days हमको अपनी strengths पे focus करना चाहिए instead of working on our weaknesses. Weaknesses पे हम already अगर काम कर चुके हैं तो that is well and good. अगर नहीं किया है तो leave that apart. Last 10 days हमको अपनी strengths पे focus करना है. Do as many sample papers as you can. पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मैथ्स, जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो सके उतना कीजिए और उसके अलावा ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर अगर आप पिछले सालों का ट्रेंड देखेंगे तो मैक्सिमम 40 मार्क्स के आसपास मैथ्स की कट ऑफ जाती है, तो उसमें आपको ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज देयर। सो आप कोशिश कीजिए 40 टू 50 अगर आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर उस टाइम पे अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं तो आप जाइए 1/2 की प्रोबेबिलिटी बन रही है, आप उनके साथ जाइए। मैं ये बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा कि आप तुक्के मारिए किसी भी तरीके से, लेकिन अगर आप कंफर्टेबली 40 टू 50 करते हैं तो उसके बाद आपको मतलब एक तरीके से खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है कि इससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा आगे ना जाऊं, क्योंकि आगे नेगेटिव मार्किंग का भी वो डर रहता है। ओके। तो अनुराग आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर कि लास्ट में लास्ट 10 डेज़ में भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसके अनुसार हमको कैसे प्रिपरेशन करना है? मतलब लास्ट के 10 दिनों में हमको क्या-क्या रिवाइज़ करना देखिए है? ध्रुव, इस चर्चा में हम लोग दो चीजों पे बात करेंगे क्योंकि एनडीए के एग्जाम के भी केवल 10 ही दिन बाकी हैं और ये 10 लास्ट के जो 10 टू 15 डेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एग्जाम की सिलेक्शन के लिए। तो मैं तो ये बोलूंगा कि इन 10 टू 15 डेज में बजाय आप ऐसे टॉपिक्स को जो आप पहले कर चुके हैं, आप रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करें तो वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। क्योंकि जब आप नए टॉपिक्स उठाते हैं तो आपको एक तो नए टॉपिक्स भी आप क्लियरली नहीं अच्छे से कर पाते हो, दूसरी चीज जो आपको रिवीजन करना चाहिए था वो रिवीजन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सबसे जरूरी चीज है रिवीजन, बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि ये दो पक्ष में बात करेंगे। पहला कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 10+2 मैथमेटिक्स से किया है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 10+2 बायोलॉजी या कॉमर्स से किया है। तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बेसिक तरीका है कि उनका मैथमेटिक्स जो फर्स्ट पेपर होता है वो अच्छा होता है, उसमें स्ट्रांग होते हैं। लेकिन उनके लिए थोड़ा सेकंड पेपर में बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं।
और जो स्टूडेंट बायोलॉजी से करके आते हैं और बायोलॉजी या कॉमर्स से करके आते हैं उन्हें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि गाइडेंस और रिसोर्सेज कहाँ-कहाँ से कौन से रिसोर्सेज और कौन से टॉपिक्स पे हमको फोकस करना चाहिए लास्ट 10 डेज़ में। तो सबसे पहले मैथ की बात करें तो मैथ में जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, सबसे पहले कैलकुलस है। आपको कैलकुलस से 10 टू 25 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैक्सिमम 10 टू 25 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से हम मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, अगर थोड़ा-सा भी एफर्ट करें। और दूसरा जैसे मैथमेटिक्स में 2D, 3D का 2D, 3D ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर्स है। ट्रिग्नोमेट्री से 10 टू 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जैसे कैलकुलस हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, 2D और 3D हुआ। यहाँ से आप 50 टू 60 क्वेश्चंस बड़ी आसानी से प्राप्त करते हैं मैथमेटिक्स में। तो अगर आप लास्ट 10 डेज़ में इन पर फोकस करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी मैथमेटिक्स के लिए। और दूसरी चीज़ क्या करनी है कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या होना चाहिए कि आप रिवीजन के साथ-साथ अपने पर्सनल इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते चलें। नोट्स में क्या है कि आपको कोई अगर न्यू फ़ॉर्मूला मिल रहा है, न्यू शॉर्ट ट्रिक्स मिल रही है, तो आप उसको तुरंत डायरेक्ट उसको अपनी नोटबुक में राइट करें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एनडीए जैसे एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, जहाँ पे टाइम कम होता है, तो शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट्स के लिए। तो फ़ॉर्मूलाज़ और शॉर्ट ट्रिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, आप उन्हें उनके लिए एक नोट्स बनाइए। अगर जीएटी की बात करें, जीएटी में एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो सेक्शन होता है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जीएटी के लिए। क्योंकि 10 टू 12 क्वेश्चंस जो होते हैं, वो हिस्ट्री से आते हैं और 20 टू 25 क्वेश्चंस जो होते हैं, वो ज्योग्राफी से आते हैं। तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा फोकस करिए और हिस्ट्री ज्योग्राफी में अगर फोकस करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप एनसीईआरटीज़ पे फोकस कीजिए क्योंकि एनसीईआरटीज़ जो है, वो बेसिक्स होता है। यहाँ से आप बेसिक्स आपका मजबूत होगा तो बड़ी आसानी from other students, but it will surely helpful for those students who are like me. क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटजी होती है फॉर कंबाइन इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड गैट पेपर, मैं मेनली फोकस मैथमेटिक्स पे करता हूँ और गैट में मैं इंग्लिश पे और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे, और करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर रीडिंग से ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो मैं इतने सिलेबस में ही बस फोकस करता हूँ क्योंकि मैंने 12th जो है वो मैथमेटिक्स से की है और मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। तो मैं अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन टारगेट करता हूँ हमेशा मैथमेटिक्स में, और मेरे अप्रॉक्स स्कोर उतने आ भी जाते हैं, अराउंड 180 180 190 के अप्रॉक्स मेरे मार्क्स आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं मैथमेटिक्स से सारे पोर्शन को कवर कर लेता हूँ और अप्रॉक्स अपने मार्क्स को सिक्योर कर लेता हूँ अराउंड सपोज 190। अब मुझे स्कोर करने हैं अराउंड 250 मोर, क्योंकि अगर मैंने 250 मोर यहाँ से स्कोर कर लिए तो मैं एक सेफ साइड स्कोर पे आ जाऊंगा, और मैं अगर रिकमेंड होता हूँ तो मेरिट आउट भी नहीं होगा क्योंकि मेरे स्कोर 430 अप्रॉक्स हो चुके हैं। तो आप अगर जो मैथमेटिक्स जिनका स्ट्रांग है वो पूरी मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हैं, कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं, जो बाइनोमियल एक दो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें छोड़ सकते हैं। बाकी और स्टैटिस्टिक्स अगर उन्हें मन हो तो छोड़ें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स थोड़ी टफ हो जाती है कुछ पोर्शन उसके, तो उसे छोड़ सकते हैं। बाकी आप सारे कवर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स की अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूँ थोड़ा मैथमेटिक्स में, तो उसमें क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो बड़ा रिपीटेड होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके जाएँगे तो आप अपनी खुद की मेथोडोलॉजी बना लेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस गारंटीड आएँगे, आपको पता चल जाएगा और आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन ईज़िली ऐसे क्लियर हो जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करते हैं और उसके रिगार्डिंग खुद से उसे कैसे सॉल्व करना है, वो आप खुद से बना लेते हैं प्रैक्टिस से। ये हो गया मैथमेटिक्स के लिए। अब बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं वो ग्रामर रिलेटेड होते हैं। तो ग्रामर को अगर हम हटा दें तो 40 क्वेश्चंस बचे, क्योंकि ग्रामर का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो ग्रामर का हटा दें, फिर सिर्फ 40 क्वेश्चंस अगर टारगेट करें तो सिर्फ हमें वोकैबुलरीज प्रिपेयर करनी है, कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट प्रिपेयर करना है और फिल इन द ब्लैंक्स प्रिपेयर करना है। वोकैबुलरी हमारी इजीली प्रिपेयर हो जाती है न्यूज़पेपर से, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर कोई डेली रीड करता है, बुक डेली रीड करता है, तो 20 क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो गए। और इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए बुक की हेल्प ले सकते हैं ऐसा। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, बुक रीड करते हो, तो कॉम्प्रिहेंशन भी वहाँ से अपने आप रेडी हो जाता है। तो इंग्लिश के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमन न्यूज़पेपर या बुक रीड करते रहो, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो प्रिपेयर होता जाएगा और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे। और लास्ट 10 डेज़ में आप प्रैक्टिस कर लीजिए बस यही सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन। तो ऐसा-ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं, वोकैबुलरीज़ की रिवीजन कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश के लिए आप ग्रामर आप अगर नहीं भी पढ़ते तो भी आपका इंग्लिश में 100 अप्रॉक्स आप कर ही लेंगे। अप्रॉक्स को टारगेट मैं अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से करता हूँ, जैसे 50 क्वेश्चंस आते हैं,
तो उसका अगर हम पेपर अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पेपर को एनालाइज करें तो क्वेश्चंस अगेन रिपीट होते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और सिलेबस बहुत कम होता है। तो इजीली अगर 500 मार्क्स हम टारगेट कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, तो वहां से अगर हम 40 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आराम से 160 मार्क्स गेन हो जा रहे हैं। तो काफी ज्यादा मतलब अराउंड 2 अगर ऐड करें यहाँ से 2, अगर 160 आराम से यहाँ स्कोर कर ले रहे हैं और 100 इंग्लिश स्कोर कर रहे हैं तो अराउंड 260 यहाँ से स्कोर हो गया। यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती है और इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू मैंने 3 बार एंट्री इजीली क्वालिफाई कर लिया है। ये है मेरा। ओके, थैंक यू रूपक। और थैंक यू। प्रदीप, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेफ साइड अटेम्प्ट क्या रहने चाहिए मैथमेटिक्स में एज वेल एज जीएटी पेपर में, जिससे कि हम सेफ साइड पे आ जाएं? मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चंस की टर्म्स में बात करूंगा। अगर मैथमेटिक्स में 40 टू 50 अगर क्वेश्चंस है तो अकॉर्डिंग टू मी सेफ साइड में हैं हम। और जहाँ तक बात है गेट की, तो गेट में मैं कहूँगा अगर आपको मेरिट बनानी है तो एक तरीके से देखा जाए तो मैथ्स को हम एज ए क्वालिफाइंग ले सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में एक क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का है, मेरे गेट में क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो अगर हम देखें तो गेट स्कोरिंग है और मैथ्स क्वालिफाइंग है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 40 टू 50 आर कंफर्टेबल इन मैथ्स एंड फॉर गेट आई विल से 60 टू 70। ओके, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपक बताओ कि जीएस पेपर में आप जब अटेम्प्ट करने बैठते हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है कि मैं पहले ये सॉल्व करूंगा, फिर ये सॉल्व करूंगा, फिर ये सॉल्व करूंगा? गैट का पेपर गैट के पेपर में टाइम बच ही जाता है, तो काफी इजी रहता है गैट के पेपर। टाइम का कोई इश्यू ही नहीं है गैट के पेपर में। अगर गैट का आपको स्टार्ट करना है तो शुरू से स्टार्ट करिए, इंग्लिश में स्टार्ट करिए, क्योंकि इंग्लिश में क्या रहता है, कॉम्प्रिहेंशंस रहते हैं। तो अगर आपका उसमें माइंड फ्रेश रहता है तो कॉम्प्रिहेंशंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले कुछ इंग्लिश में रहते हैं, तो इंग्लिश शुरू करिए और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन जो अंडरस्टैंड करके आपको सॉल्व करने थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन सब से शुरू कर सकते हैं। और ये सब जब कंप्लीट हो जाए इंग्लिश का पोर्शन, क्योंकि वोकैबुलरीज वगैरह अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो उसमें हम फिर अलग स्ट्रेटजी लगा के उसे सॉल्व करते हैं, वो तो अलग बात है। तो यहाँ से इंग्लिश खत्म किया, फिर अगर गैट पेपर में जाए तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन वाले पोर्शन को इजीली कंप्लीट करिए, क्योंकि अगेन वो थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है, तो कैलकुलेशंस वाले शुरुआत में ही इजीली सॉल्व हो जाते थे, कॉन्फिडेंस भी बूम करता है वो। ये जैसे फिजिक्स में थोड़े कैलकुलेट हल्के फुल्के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सॉल्व करके फिर आपकी जैसी मर्जी है, फिजिक्स के बाद अगर आपको लगता है केमिस्ट्री सॉल्व कर लें, बायोलॉजी सॉल्व कर लें, उसे कर लीजिए। और फिर अपने आप सोशल साइंस वाले पोर्शन है उसको आप कवर अप करते जाइए। तो गैट में ऐसा कोई बहुत टाइम का इशू नहीं रहता, क्योंकि टाइम बच जाता है आराम से। तो ये है। हम पहले कौन सा सॉल्व करें और फिर कौन सा सॉल्व करें पेपर? तो आप कौन से क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं कि मैं पहले इन्हें सॉल्व करूंगा फिर बाद में किसी और को सॉल्व करूंगा? ध्रुव, जैसा कि रूपक ने बताया, गेट में अपने पास सफिशिएंट टाइम है, तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम कंफर्टेबल है अगर हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलते हैं तो ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमको कोई टाइम का कोई इशू आने वाला नहीं है, टाइम सफिशिएंट है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमको इंग्लिश पे ही फोकस करना चाहिए। इंग्लिश इज मेक और मार मूवमेंट है वो आपकी, क्योंकि इंग्लिश को हम कंसिडर कर सकते हैं कि स्कोरिंग है इसमें गेट में। उसके अलावा सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलते जाइए, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा स्किप इट, कुछ क्वेश्चंस को आप बाद में रिकंसिडरेशन के लिए भी पुट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं। अगर किसी की स्ट्रेंथ्स में ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करे। और वरना इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश फॉर साइंस स्टूडेंट्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, अनुराग, आपके अकॉर्डिंग कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी में रहना चाहिए कि जिसको सॉल्व किया जाए? देखिए, अभी दोनों लोगों ने बताया है कि जीएटी के पेपर्स के लिए टाइम का कोई इश्यू है नहीं, तो जीएटी के पेपर्स के लिए हमें ये करना चाहिए कि सीरियल बेस अगर हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं हमें कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है जीएटी के पेपर्स में, क्योंकि कुछ खास है नहीं और टाइम भी हमारे पास सफिशिएंट होता है। तो हम स्टार्ट करें इंग्लिश से, इंग्लिश स्टार्ट करने के बाद में इंग्लिश सॉल्व करने के बाद में, क्योंकि जैसा रूपक ने बताया कि हम जब सुबह जाते हैं तो एक फ्रेश माइंड होता है
तो उस माइंड में हम जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं बड़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, फुल कैपेसिटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद इंग्लिश सॉल्व करने के बाद में हम जीएस वाले सेक्शन पे आए। बस हमें ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि जब हम फर्स्ट पेज में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो कोई भी गलत क्वेश्चन सॉल्व ना करें। जो क्वेश्चन आ रहा है उसे अटेम्प्ट करें, जो नहीं आ रहा है या जिसमें थोड़ा-सा डाउट है उसे बिल्कुल भी टच ना करें। फर्स्ट पेज में जो क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं, क्लियरली आ रहे हैं, उन सबको अटेम्प्ट करने के बाद में फिर जो जिन क्वेश्चंस पे थोड़ा डाउट है उनके बारे में सोचें। बस यही पैटर्न रहना चाहिए इसके लिए। आपको हर सब्जेक्ट की रिवाइज़ करने हैं और हर चैप्टर की रिवाइज़ करनी है। क्योंकि आप मैथमेटिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो इतना ईज़ी भी नहीं है कि विदाउट रिवाइजिंग द फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द चैप्टर्स यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम, नो। तो फॉर्मूलाज़ आप पूरी सब चैप्टर्स की रिवाइज़ करके जाइए, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, कुछ भी हो, सबको सॉल्व। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें या टॉपिक की बात करें तो आपका कैलकुलस रहने वाला है। कैलकुलस से 10 टू 25 20 टू 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर साल आते ही आते हैं। वो तो हम सब लोगों ने देखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करते हैं तो 20 टू 25 क्वेश्चन जो है इसमें आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो इंटीग्रेशन जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन से अकेले से 6 टू 7 क्वेश्चंस आते हैं और डिफरेंशिएशन से भी 6 टू 7 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है रहने वाले हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रिग्नोमेट्री से अकेले से 10 टू 12 क्वेश्चन्स आते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर पेपर से ट्रिग्नोमेट्री जितने क्वेश्चन हो सकें वो सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगली वो है आपके 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन जो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में से भी एक अच्छा सेगमेंट जो है वो आपके पेपर्स में आता है। तो ज्योमेट्री से कोशिश करें कि अच्छे से फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करें और क्वेश्चंस जितने हो सके उतने सॉल्व करें क्योंकि क्वेश्चंस जितने सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोच क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आएगी और यही बहुत ज़रूरी भी है एग्ज़ाम के समय पे। क्योंकि आपके पास फ़ॉर्मूलाज़ भी हैं, लेकिन आपके पास अप्रोच नहीं है तो आप अच्छे अटेम्प्ट नहीं कर सकते एनडीए के एग्ज़ाम में। तो 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल आपका ज्योमेट्री हो गया और आपका कैलकुलस इन 3 जो सेक्शंस एग्ज़ैक्टली। हैं मैथमेटिक्स के, इन तीनों सेक्शन से 40 टू 50 क्वेश्चन्स आते ही आते हैं हर साल। तो ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं व्हिच वी आल्सो रिवाइज़ बिफोर गोइंग। Okay. हुँ, हुँ। So, Rupak, according to you, what is the most important topic in physics, biology, and chemistry? They should be given priority if a student has not read anything in these subjects. वहाँ से ट्रेंड वही फ़ॉलो होता है। वहाँ से पेपर पैटर्न फिज़िक्स का चेंज नहीं होता है। तो जो ये 11th और 12th का बेसिक क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और जैसे लीनियर मोशन से कुछ क्वेश्चन्स आ जाते हैं सिंपल फ़ॉर्मूला बेस्ड। लीनियर इन मोशन इन वन डायमेंशन से। उसके कुछ फ़ॉर्मूले जैसे 3 फ़ॉर्मूले जो होते हैं वी इज़ इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, एस इज़ इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे कुछ क्वेश्चन्स आ जाते हैं। इसमें कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन्स आ जाते हैं। और वर्क से ही क्वेश्चन्स पक्का आएगा, वो तो हमेशा आता है। और इलेक्ट्रॉनिक से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा आ जाते हैं। मैग्नेटिज्म से एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस पक्का आएगा, ये भी है, हमेशा ट्रेंड फॉलो हुआ है कि ग्रेविटेशन से क्वेश्चन हमेशा आता है। और कुछ क्वेश्चंस हल्के-फुल्के क्वेश्चन सरप्राइजिंग होते हैं, बस वो अलग-अलग वैरायटी से आ जाते हैं, वो बेसिक्स कोई कवर कर लेगा तो हो जाएगा वो। बाकी एज़ जनरल क्वेश्चन ईज़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो लमसम पता रहता है, जैसे ऑप्टिक्स से कुछ क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस आ जाएँगे, लाइट की प्रॉपर्टीज़ से कुछ क्वेश्चंस आ जाएँगे, मेबी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ बेसिक क्वेश्चंस, मोस्टली एक्स-रेज़ के बारे में पूछ देता है। और साउंड के क्वेश्चंस कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो वो हल्का रिवीजन करके हो जाएगा। तो और कुछ मेरे ज़रूर कुछ टॉपिक छूट रहे होंगे, लेकिन बाकी अदर टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाला टॉपिक जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदर टॉपिक से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आएँगे, लेकिन ये वाले टॉपिक्स अगर कवर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर वाले भी, तो उससे फ़ॉर्मूला याद हो जाएगा और फ़ॉर्मूला याद हो जाएगा तो जो फ्रेश क्वेश्चन्स आएँगे, उसमें वो उसका यूज़ हो जाएगा। और केमिस्ट्री तो बहुत ईज़ी हो जाता है। केमिस्ट्री में सिंपल है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स उठाओ और उसी पोर्शन से पढ़ लो। जैसे सोप एंड डिटर्जेंट से एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। और केमिस्ट्री में अदर एक अ, चेन एक वो क्या कहते हैं उसको, रिएक्टिविटी सीरीज़ से एक बेसिक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है एलिमेंट्स की, उससे क्वेश्चन्स आ जाता है।
तो अगेन वही है, प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्रिपेयर कर लें तो वही वाले क्वेश्चंस ट्रेंड फॉलो करते हैं। और जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और कार्बन की प्रॉपर्टीज गारंटीड पूछते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और बायोलॉजी में बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अगर बॉटनी का देखें तो जो प्लांट्स का जो फूड वाला प्रोसेस है, जाइलम फ्लोएम फूड कैसे ट्रांसफर होता है और उसमें किन किन चीजों का यूज होता है, उससे गारंटीड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है, लेकिन एक बार देख लेंगे 2 मिनट में वो प्रिपेयर हो जाता है, 5 मिनट में, उसको एक बार देख लेंगे। और ये वाला प्लांट्स बॉटनी से ये वाला क्वेश्चन आता है जो मैंने बोला है अभी, कि प्लांट का जो फूड वाला प्रोसेस है, जाइलम फ्लोएम, और किस किस सेल का यूज होता है उसमें, गारंटीड है उससे क्वेश्चन आएगा। और ये सेल वाले क्वेश्चंस बहुत रिपीट करते हैं, अमीबा की प्रॉपर्टीज, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टीज और अदर सेल की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा रिपीट कर दिए। अगर सेल की प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी इजीली, कई क्वेश्चंस बायोलॉजी के सॉल्व। हाँ, बायोलॉजी में एक सेक्शन है जो मैं कवर करना हाँ चाहता हूँ कि हाँ हाँ, आप विटामिन देख सकते हैं, विटामिन, और हाँ, एज़ वेल एज़ आप डिसीज। जो बीमारियाँ होती हैं, उनको भी देख सकते हैं कि कौन-कौन सी डिज़ीज़ किस चीज़ से होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजी में आपका 1 से 2 मार्क्स, 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस टॉपिक से। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा प्रदीप से कि प्रदीप, आप ये बताइए कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो करंट अफेयर के लिए पढ़ने चाहिए? क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट होता है। जो करंट करंट अफेयर्स के लिए पिछले 3 4 4 महीने की, मिनिमम 4 महीने की आपको जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए मैटर्स की। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हुई है, किस किस देश के साथ हुई है, कहाँ पे हुई है, उनमें कोई स्पेशल वेपन टेस्ट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कोई डीआरडीओ की कोई इनोवेशन उसके बारे में, इसरो की, इसरो ने कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की है उसके बारे में, और रिसेंटली अगर बजट आया है तो बजट के बारे में। पर्टिकुलरली कई बार इंडिया और ग्रुपिंग्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वाड है और G20 है, इनकी नेक्स्ट मीटिंग्स कहाँ पे हो रही है, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो पर्टिकुलरली क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड, अगर आप बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं लेकिन उनमें से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसके अलावा स्पोर्ट्स से नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पे हो रहे हैं, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं, कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन सी कंट्री उनको होस्ट कर रही है, तो ये क्वेश्चन। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स स्टार्ट की है, उनका इम्प्लीमेंटेशन में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ये स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ध्रुव, ओके, और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप टच करना चाहेंगे करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसको सम अप करना, मैं तो मेरी तरफ से तो प्रेफरेंस यही होगी कि आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ें। बेस्ट है ये। अगर आप लास्ट लास्ट के 10 डेज में अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है करंट अफेयर्स के, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इजीली कर देंगे। लेकिन अगर आपको लास्ट आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, लास्ट 10 डेज में आपको पूरी पूरी रिवीजन करनी है, तो आप यूट्यूब पे जाके या तो मंथ वाइज करंट अफेयर्स के पूरी वीडियोस देख लीजिए, जिसमें मिनिमम 70 to 80 क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप एक बार गो थ्रू हो। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सबसे जो बकवास स्ट्रेटजी है, लास्ट 10 डेज में बैठ जाओ, ये मत करना बस। अगर लास्ट 10 डेज में पढ़ लिया तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि क्लियर तो हो जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ लिया लास्ट 10 डेज में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट 10 डेज, बहुत क्रूशियल होता है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया इसमें तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, अगर सीरियसली लास्ट डेज में जिसने पढ़ा है काफी, क्योंकि रिटेन कर सकते हैं हम लास्ट डेज में, रिटेन क्योंकि फ्रेश रहता है हर चीज। तो ये है। और दो ऑप्शन ध्रुव ने तूने दिए कि पहला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टिक हो जाओ या रिवाइज कर लो। तो दोनों को मिक्स कर दो, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टिक हो जाओगे तो पेपर पैटर्न से स्टिक हो जाओगे। अगर पेपर पैटर्न से स्टिक हो गए तो पेपर तुम्हारे लिए बिल्कुल नया नहीं रह जाएगा, जो पेपर फ्रेश पेपर प्रिपेयर हो गया है तुम्हारे बिल्कुल नया नहीं रह जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर से स्टिक हो जाओ, और जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली रिवाइज करते जाओ। ये वाली स्ट्रेटेजी बेस्ट है और सारे लोग कि
हम टॉपिक्स को रिवाइज़ तो करें ही, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। इससे क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे हम अनटच्ड रह गए, जो हमने छुए नहीं अभी तक। तो उन टॉपिक्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने पिछले 4 या 6 महीने में पढ़ा होता है, उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करना एक बार बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम जाने से पहले, क्योंकि अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो टॉपिक्स कहीं न कहीं ऐसा होता है वो एग्ज़ाम के टाइम दिमाग में नहीं आते हैं या फिर हम रिकॉल नहीं कर पाते इस टॉपिक्स को। तो रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज़रूरी है और तीसरा जो हम बात करना चाह रहे थे रिसोर्सेज़ के बारे में कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज़ हैं जहाँ से आप टॉपिक्स को चूज़ कर सकते हो। जैसे रूपक ने बताया कि सोप वाले डिटर्जेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री में बहुत से टॉपिक्स बताए। तो मैं तो रिसोर्सेज़ बताऊँगा बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर आप लास्ट 10 डेज़ में या फिर लास्ट 20 डेज़ में सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स तो आपको सेपरेटली पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है, 25 क्वेश्चन्स आते हैं वहाँ से। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ के दोनों एनसीईआरटीज़ में 3 टू 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। बस आप 3 टू 4 चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो बहुत ही नॉर्मल होगी आपके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री सॉल्व करना। और मैं आपको बता दूँ कि यूपीएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो या आईएएस हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द एनसीईआरटीज़ क्योंकि वो एक क्रेडिबल सोर्स है। तो मैंने क्वेश्चन्स देखे हैं कि डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से लेता ही लेता है। तो आप अगर 10 अलग-अलग रिसोर्सेज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, उससे बढ़िया ये है कि आप एक रिसोर्स फ़ॉलो करें, वो है एनसीईआरटी। तो 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटीज़ आती है, उसमें से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए, आपको कोई अलग से रिसोर्स फ़ॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात मैं बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूँ इस चीज़ को। और मैं दूसरी चीज़ बात करूँगा जीएटी में जीएस वाले सेक्शन के लिए। जीएस वाले सेक्शन में क्या है कि देखो 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा करंट अफेयर्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और आपका पॉलिटी में से क्या है कि 3 या 4 क्वेश्चन्स आते हैं दोनों में से, तो वो इतना मायने नहीं रखता आपके लिए। बट हिस्ट्री में से 20 क्वेश्चन्स आते हैं और हिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन्स और ज्योग्राफी में से 20 क्वेश्चन्स आते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए क्या करना है आपको लास्ट में 10 टू 20 डेज़ जब रह जाते हैं, तो आपको कि सिर्फ 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी होती है 11th क्लास की, वो सिर्फ रिवाइज़ करनी है। वैसे हाँ, अगर हाँ। ज़्यादा कोई भी नहीं अगर जैसे किसी ने एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी हैं, तो कोई नहीं जो भी रिसोर्सेज़ फ़ॉलो किया है, चाहे लूसेंट किया हो, चाहे कोई और किया हो, तो वो रिवीज़न पे फ़ोकस करे, जितना रिवीज़न होगा, बस उतना ही ईज़ी होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स को सॉल्व करना बस। ओके, प्रदीप आपके अकॉर्डिंग क्रक्स क्या है लास्ट 10 डेज़ का कि अ, लास्ट 10 डेज़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होनी चाहिए और आपकी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए लास्ट 10 डेज़ में और क्रक्स एक मेन बात है कि क्या निकल के आता है? ध्रुव, मैं उसके बारे में 5 पॉइंट्स बताऊँगा। सबसे पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमको फोकस करना है। क्वेश्चन पेपर आप अ, पिछले 10 साल के निकाल लीजिए एनडीए के, और उनको जितने आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपको कोई नया, अगर आपने मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर नहीं किया है तो आप लास्ट 10 डेज़ में उसको करने की कोशिश मत कीजिए। उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल वैसे। जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पे फोकस कीजिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग सम न्यू चैप्टर, सम न्यू कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। दिस वाज नंबर 2। नंबर 3 इज रिवीजन। जितनी जितना आपको हो सके उतना रिवीजन कीजिए। अगर आपने गेट में कुछ पढ़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपने जो भी पढ़ी है उसको आप कम से कम 2 टू 3 टाइम्स रिवाइज कीजिए। उसके अलावा मैथमेटिक्स में हमको किसी भी चैप्टर के फॉर्मूले नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फॉर्मूले हमको हर चैप्टर के ऑन द टिप्स होने चाहिए। और लास्ट में फाइनल पॉइंट है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने इजी तरीके से एग्जाम को देना है। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एग्ज़ाम में काम आती है और एक मैं मेरी तरफ से एक बात बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले एक कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई होने वाला है। क्योंकि जब एग्ज़ाम से पहले आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा तो आप एग्ज़ाम में भी आराम से अपना काम करेंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर लेकर के जाएँगे कि मेरा एग्ज़ाम नहीं होने वाला है या फिर कुछ और गड़बड़ होने वाली है, तो चांसेस हैं कि आप कुछ मेस अप करके आएँगे। तो इसलिए अपने माइंड में बिल्कुल फ्री रहिए। मैथ्स में 40 टू 50 और गेट में 70 प्लस क्वेश्चंस कर देते हैं, तो आपको गैस करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके इतने क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, तो अब मैं कहूँगा गेट में आप जिस जिस क्वेश्चन में 1/2 प्रोबेबिलिटी बन जाती है, दो दो तीन
ऑप्शंस होते हैं वो इजीली हम हटा सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन इसका नहीं है। तो हम उन 2 ऑप्शंस को हटा के जहाँ पे 1/2 प्रोबेबिलिटी बन जाती है वहाँ पे हम मेरे हिसाब से गैस कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में मैं फिर भी कहूँगा कि गैस करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स में मार्क्स काफ़ी कम होते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो वहाँ पे अगर आप गैस करोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि सफिशिएंट क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पाए हैं, तो आप 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ जाइए या फिर हम लास्ट में क्या कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए ऑप्शंस को पुट करके देख सकते हैं क्वेश्चन को। ये कई सारे एनडीए के पेपर में कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को इफेक्टिवली रिकॉग्नाइज करना और उनमें इफेक्टिवली करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रदीप आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं। हेलो। हाँ, प्रदीप एक फाइनल क्वेश्चन प्रदीप आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं कि एक एक व्यक्ति है जिसने एक पर्सन है जिसने लास्ट 10 डेज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक। सिर्फ वो अपने पास 11th से 12th पढ़कर आया है और उसने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। तो उसको क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो लास्ट 10 डेज में क्या करे जिससे वो सक्सेसफुल हो जाए एग्ज़ाम में? ध्रुव मैं दोबारा यही बात रिपीट करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आप करोगे उतना फ़ायदा है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर उसके पास मैथमेटिक्स थी 11th-12th में, तो वो आसानी से मैथमेटिक्स अगर उसने कुछ थोड़ा भी उसपे फ़ोकस किया, तो वो आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो उसपे वो 10 डेज़ में आसानी से फ़ोकस करके आसानी से उसको कर सकता है। उसके अलावा मैथमेटिक्स में फ़ॉर्मूले याद कर ले, वो बढ़िया है। जहाँ तक कि गेट की बात है, मैक्सिमम क्वेश्चन सब ट्राई टू अटेम्प्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में जितना आप करेंगे उतना बेटर है और फिजिक्स, केमिस्ट्री जिसके सब्जेक्ट्स हैं, जिसकी स्ट्रेंथ्स हैं, वो अपने उस पे फ़ोकस करें। पॉइंट और देना ओके। चाहता हूँ कि हाँ। शायद प्राइम मिनिस्टर एग्ज़ाम पर चर्चा का सेशन करने वाले हैं, तो वो भी देख के